4% था। Although autumn 2024 में the ratio has improved a bit, but जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट कंटिन्यूज टू पोज चैलेंज। हो क्या रहा है असल में, हम चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स भी मिथ्स पर, जो कि बैक्ड बाय एविडेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलर कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स कैरी कर रहे हैं, जब मार्क्स ज्यादा हो तो सेफ गार्ड्स भी लिख देना। ये शेर और कहावत सुनी सुनी लग रही है, आई एम श्योर आप सब ने सुनी होगी। बिल्कुल गलत है। और मैं अगर कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, तो फिर यकीनन कोई एविडेंस होगा। 14 सितंबर 2024 को मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बात रिकॉर्ड की थी, पेपर से, ऑटम 24 के पेपर से 3-4 दिन बाद। और उसमें मैंने कहा था कि जब आई कैप की एग्जामिनर्स कमेंट्स आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि एग्जामिनीज मेंशन्ड सेफ गार्ड्स विच वर नॉट रिक्वायर्ड। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स है, कई कुछ अक्रॉस पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जब पूछा तो मुझे पता लगा कि वो कहते हैं कि जी मार्क्स ही इतने ज्यादा हैं, तो हमें असल सवाल तो आता नहीं है। इसकी रूट कॉज भी मैंने आपको बता दी है कि हमें असल सवाल तो आता नहीं है, तो चलिए हम सेफ गार्ड्स लेकर आते हैं। तो याद रखें, आप सेफ गार्ड्स के ऊपर 4 पेजेस लिखाएं, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच द एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग फॉर। और मोस्ट प्रोबेबली ये बात जो आपका ये क्वेश्चन के एग्जामिनर कमेंट्स हैं। अच्छा, 2 पार्ट्स थे, एंड आई कैप इज नॉट इन द हैबिट ऑफ रिपीटिंग द पॉइंट दैट इट हैज ऑलरेडी मेड, बट इतना संगीन मसला था कि दूसरे पार्ट पे भी उन्होंने दोबारा मेंशन, एग्जामिनीज मेंशन सेफगार्ड्स दैट वर नॉट रिक्वायर्ड। सो यू नीड टू कीप दिस इन व्यू कि ये वाला मसला एक और क्वेश्चन में भी होता है। उसने आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर का एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया। अब बच्चों ने क्या एक कहानी बनाई हुई है, वो कहते हैं कि चलें उस एक्सट्रैक्ट में हमें गलती, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, उसने आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया। बच्चे कहते हैं हमें उसमें तो गलतियां नहीं नजर आ रही, लेकिन हम और चीजें लिखाएंगे। हम कहेंगे इसने डेट नहीं डाली, इसने एड्रेस ही नहीं डाला, इसने वो 4-5 रिप्रेजेंटेशन मुझे याद थी, मैं वो चिपका आया हूं। आप पूरा रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखाएं मेरी तरफ से, नंबर कोई नहीं मिलना। दिल की तसल्ली ठीक है, मतलब अगर क्या बिल्कुल टाइम पास करना है या कुछ है तो वो तो ठीक है, लेकिन नंबर उसी पे मिलने हैं क्योंकि वो हिस्सा है। ये चीज अगर ऑडिट रिपोर्ट का वो आपको एक्सट्रैक्ट दे दे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इस हिस्से तक अपने कमेंट्स को महदूद रखें। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। हम इसमें कोड ऑफ एथिक्स में स्ट्रेट अवे जिस चीज पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, दैट इज वो जो 10% पासिंग रेशियो था। बिल्कुल, देखिए पहले पेज पे सवाल खाली 14 मार्क्स का, और ऐसा सवाल जिसके बारे में
कंफर्म है कि उसने आने, और तकरीबन इतने ही आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 से 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स वो कोड ऑफ एथिक्स से निकाल रहे हैं इस सवाल के ऊपर। ये हैवी टेस्टिंग हो रही है। मसला क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट देखते हैं तो पता लगेगा। मैं अब आपके साथ यहाँ पर ये भी कर सकता था कि 4 घंटे जो है वो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाने में लगाता और 5 मिनट जो है वो सवाल पे लगाता, लेकिन मेरे ख्याल में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी याद होंगे, आपको थ्रेट्स भी याद होंगे, और आपने सिनेरियोज भी माइंड में रखे होंगे, तो मेरे ख्याल में उस पर टाइम इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं होगा। सही कह रहा हूँ? Analyze above situations in the light of the requirements of the ICAP's Code of Ethics for Chartered Accountants and evaluate the significance of the threats. इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे सेफ गार्ड्स बताओ, तो आपने भी टेंशन नहीं लेनी, आपने सेफ गार्ड्स नहीं लिखने। अच्छा, वो मांग ले तो लिख के आने, बाद में मेरे मत्थे लगे कि आपने कहा था सेफ गार्ड्स नहीं लिखने। रिक्वायरमेंट, so it is all dependent on the specific requirement। इसमें नहीं उसने मांगे सेफ गार्ड्स। अच्छा, वो कह रहे एनालाइज करो इस सिचुएशन को एंड इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स। इसके लिए थोड़ा सा हमें एक स्कीम की तरफ जाना पड़ेगा कि कोड ऑफ एथिक्स के सवाल को दरअसल हैंडल करना किस तरह है, या ये कहाँ से सवाल बना रहा है। ये सवाल कोड ऑफ एथिक्स में से ही है क्या? कोड ऑफ एथिक्स में ना एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की अप्रोच बताई हुई है। जी जरा समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच क्या है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। ये सवाल एक्चुअली बन कहां से रहा है? ये सवाल यहां से बन रहे हैं जी। तो पहले स्टेप्स इन अप्लाइंग CFA। CFA इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच। आइडेंटिफाई threats to compliance with the fundamental principles, evaluate the threats identified, and then address the threats by eliminating or reducing them to an acceptable level। ये स्टेप्स एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चन में अप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन एक बड़े तरीके से। अगर आप वापस आए और रिक्वायरमेंट वर्ब को देखें, यहां पर रिक्वायरमेंट वर्ब क्या है? रिक्वायरमेंट वर्ब क्या होती है? जी, एनालाइज, इवैल्यूएट। वो कह रहे हैं इस सिचुएशन को एनालाइज करें इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। मतलब दो बातें पूछ रहे, एंड से पता लग गया। मैं पहले अगली बात की बात करता, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। ये तो लाइन यही वाली है ना, स्टेप 2 इसका। क्योंकि यहां पे क्या है, इवैल्यूएट द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। इवैल्यूएट द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड मींस थ्रेट कितना संगीन है, कितना थ्रेट। बुखार होता है, 101 भी होता है और शायद 105 भी होता है। ज्यादा संगीन कौन सा है, ज्यादा सीरियस कौन सा है? 105। तो ये वही चीज असेस करवा रहा है कि थ्रेट की सिग्निफिकेंस, थ्रेट की सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा है, उसको इवेल्युएट करें। एक स्टेप 2 ये है। इसका मतलब है जो पिछला पार्ट है, एनालाइज द अबव सिचुएशन, वो स्टेप 1 से है। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई
स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई। अब जरा फोकस कीजिएगा, क्या चीज? थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये स्टैंडर्ड में लिखा, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन आईकैप ने रिक्वायरमेंट की वर्ब बदल दी है। वो कह रहे आइडेंटिफाई, वो कह रहे सॉरी एनालाइज। मतलब वो चाह रहा है कि आप ये जो थ्रेट्स हैं इनको आइडेंटिफाई तो करेंगे ही करेंगे। मैं अब एनालाइज की तशरीह कर रहा हूं, लेकिन साथ आप इनको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिनेरियो। और बच्चे की जान कहां जा रही है? इस एक्सप्लेनेशन में। ये जो सेफ गार्ड, पिछली कोई पांच छह एग्जामिन रिपोर्ट्स के अंदर उसने लगातार मेंशन किया, जब जब इस तरह का क्वेश्चन आया कि जी स्टूडेंट से सेफ गार्ड्स मेंशन करते। क्यों मेंशन किए? इस वजह से कि वो मार्क्स देखते हैं, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, इसमें हम क्या लिखें? बहुत से बच्चे का जो सवाल है वो क्या है, इसमें हम लिखें क्या? एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि वो कह रहे कि इस सिनेरियो में 8 मार्क्स का, अभी हम सिनेरियो देखते हैं, इस सिनेरियो में 8 मार्क्स का लिखने वाला हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, तो चलो सेफ गार्ड्स लिख देते हैं। बट आई थिंक फ्रॉम दिस सेशन एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर कि हम ये मिस्टेक इंशाल्लाह ताला पेपर में नहीं दोहराएंगे। हैविंग सेड दैट, हमें यह भी सीखना पड़ेगा एक्सप्लेन कैसे करना है, बिकॉज इट इज अ लिटिल ट्रिकी। पहली तो बात है, अगर मैं आपसे थ्रेट्स पूछूं, आप सबको पता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये मैं आपको ना बेबी स्टेप्स में बेसिकली बताऊंगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। मेरे साथ है सारे, क्योंकि ये एक पूरी कहानी है, तो अगर आप जहां पर मतलब फंसे ना समझ आए तो आपने मुझे रोकना है कि ये नहीं समझ आया। आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट्स और फिर एक्सप्लेनेशन पे जाने। तो अभी हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी कि ये थ्रेट्स हैं और ये प्रिंसिपल्स हैं जो एक सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। तो मुझे 2 टूल किट्स मिल गई हैं। एक्सप्लेनेशन पे अभी थोड़ी देर में आता हूं, पहले सिनेरियो को पढ़ता हूं। कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन: डबल एंड कंपनी चार्ट अकाउंटेंट्स रिसेंटली रिसीव एन इन्विटेशन, Ulka Limited, a listed company, and Ignatian PL's shareholding structure revealed। PL मतलब पोल्का लिमिटेड का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। किस डॉक्यूमेंट से शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पता लगता है? एनुअल रिपोर्ट में। वेरी गुड। एनुअल रिपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर से आपको पता लगता है शेयर होल्डिंग का। तो उस डॉक्यूमेंट से पता क्या लगा कि भाई ये जो एन रिवील्ड दैट आ एनपीओ, कोई एनपीओ है जो कि पीएल के कितने शेयर्स ओन कर रही है? 3%। बिलीव मी, first reading of this scenario on the exam day, it was shocking for me as a teacher कि ये कहां लेके जाना चाह रहे। बट वही बात है, कुछ सही था कि आपने घबराना नहीं।
पढ़ते जाए सिनेरियो, और एक चीज ज़हन में रखें, 6,000 ऑडिट में तकरीबन 6,000 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं पेपर, 6,000 स्टूडेंट्स के पास ये सेम क्वेश्चन पेपर है। तो और सबके लिए ये नया सवाल है, क्योंकि ये सवाल पढ़ के बहुत से लोग, मैंने पेपर के बाद जब डिस्कशन हुई, जब थोड़ा सा मैंने उनसे पूछा, कहते सर वो कोड ऑफ एथिक्स, थोड़ा सा मैंने नहीं उन्हें आंसर बताया, मैंने उन्हीं से थोड़े से सवाल किए, ओ नो ये तो बिल्कुल आसान था। तो समटाइम्स द सिनेरियो, स्टूडेंट्स फील harassed फ्रॉम द सिनेरियो, वो बड़ा उनको इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो जाता है। एग्जाम प्रेशर को, अच्छा मैं कहूं कि एग्जाम प्रेशर क्या चीज होती है, एग्जाम प्रेशर इज वेरी रियल। एग्जाम में आप वो गलती करते हैं जो कि आप मतलब मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के एग्जाम्स दिए हैं, मैंने उनमें मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म किए। मतलब जितनी मेरी तैयारी होती थी ना, मेरा एग्जाम कोई एक भी ऐसा पेपर नहीं है विद द एक्सेप्शन ऑफ दोस्त जिसमें गोल्ड मेडल आया, कि जिसमें मैं ये कह सकूं कि भाई जितनी मेरी तैयारी थी मेरा पेपर भी वैसा ही हुआ। मेरा पेपर हमेशा उससे बुरा होता था, क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर सेटर्स एक लेवल पे पेपर को टेस्ट करे, प्लस एग्जाम का एक प्रेशर है जो आपकी एक्चुअल प्रेपरेशन को थोड़ा डिस्काउंट कर देते। जब यहां तक आप सिनेरियो पढ़ते हैं ना, बहुत सा बच्चा यहीं पे हार मान जाता है। आपने ये काम नहीं करना, आपने कहना लेट्स गो विद द फ्लो। मुझे सारी अंग्रेजी अभी तक समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें इस तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए ट्रस्ट क्या होता है, हालांकि एनपीओ का वर्ड भी ऑडिट की बुक में गिवन है, ट्रस्ट का वर्ड भी ऑडिट की बुक में गिवन है, और प्रोबेबली शायद आप लोग बिजनेस लॉ के पेपर में और कंपनी लॉ में भी इन वर्ड्स से फेमिलियर हैं। आई एम सॉरी, R1 में पूरा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज है, सो इट वुड बी अनफेयर कि हम कहें कि ये क्या वर्ड्स यूज हो गए। अब आगे कहानी कहानी में जब अगली लाइन से आए, Then a partner at the firm serves as an independent trustee on this trust's audit committee. अब अगर मैं इस एग्जाम में होता तो मैं पहले घबराता, उसके बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को, दिस इज टू बी ऑनेस्ट विद यू, इन एग्जाम कंडीशंस दिस इज ओवरवेलमिंग। मैं घबराता, लेकिन घबराने के बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मैंने जब आखिरी लाइन पढ़ी है ना, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे पिछला सिनेरियो भूल गए कि क्या था। तो अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मैं इसको लेट्स पिक्चर दिस, एक्सपेरिमेंट करते हैं कहानी, क्योंकि चार, अगेन एक दफा सल्यूट कर देते हैं, 4 लाइनें हैं और 10 एंटिटीज का जिक्र इसमें आ गया। एंटिटीज मतलब कंपनीज, इंडिविजुअल, लोग। तो आपने कहा सिनेरियो को अब शुरू से पढ़ता हूं, पहली रीडिंग में नहीं समझ में आया, से पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा जी, एक अदद है डबल ए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये तो सर है मेरी ऑडिट फर्म, ठीक है। इसको इनविटेशन आई पोलका लिमिटेड की तरफ से, पीएल की तरफ से, ये मैं कह लेता हूं पोटेंशियल ऑडिट क्लाइंट, ऑडिट की। पीएल के 3% शेयर्स किसके पास हैं, एनपीओ के। आपने अगर ये सवाल पहले किया हुआ भी है तो इस तरीके को आप जरूर फॉलो कीजिएगा
क्योंकि बेशक आपके शायद मेमोरी में, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, अगर आपने पास पेपर का क्वेश्चन कर लिया तो इफेक्टिवली वो जाया हो गया, क्योंकि अब दूसरी दफा जब आप करेंगे तो आप मेमोरी से आंसर कर रहे होंगे, नॉट फ्रॉम एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। लेकिन ये तो सीख सकते हैं ना, एनपीओ के पास पीएल के 3% शेयर्स हैं। अजहर अ पार्टनर एट दी फर्म, फर्म क्या थी यहां पे, इसका एक अदद पार्टनर था अजहर, पार्टनर serves as an independent trustee. Trustee is what we call as directors in a company, TCWG। मतलब एनपीओ के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टर्स का वर्ड नहीं यूज होता, ट्रस्टी का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन फंक्शन उनका भी वही होता है जो कंपनीज के स्ट्रक्चर में डायरेक्टर्स का होता है। Azhar, a partner at the firm, serves as an independent trustee on this trust's audit committee. इस ट्रस्ट की जो ऑडिट कमेटी है, इस ट्रस्ट की जो ऑडिट कमेटी है उसमें अजहर इज अ ट्रस्टी। ये सब कुछ इसलिए मैं कह रहा हूं कि सल्यूट का रीजन ये था कि चंद लाइनों में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्क्वीज हुई हुई है, लेकिन जब पिक्चर बनेगी ना तो जरा समझ बेहतर आएगा। तो अब हमने इशू क्या आया है कि एक ऑडिट क्लाइंट है जिसमें पार्टनर एक ट्रस्ट है, जिसके पार्टनर जो है वो इंडिपेंडेंट ट्रस्टी है उसकी ऑडिट कमेटी पे, और उस ट्रस्ट के शेयर्स हैं कंपनी के अंदर जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। कहानी बेसिकली ये है। अच्छा, कुछ लोगों को एतराज था ऑडिट कमेटी के वर्ड से भी, कि भाई ऑडिट कमेटी का वर्ड तो हमें नहीं पता। हमें बिल्कुल पता है। ISA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में जब हम इवेल्युएट करते हैं इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, तो उसमें हम ऑडिट कमेटी पढ़ते हैं। उसमें हम सीखते हैं कि अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि जिसको इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा होता है, और वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह का भी रिव्यू करते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट को क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ऑडिट कमेटी का रोल पता है फ्रॉम आर नॉलेज ऑफ आइजा 610। आप ये चेक कर रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स का सवाल है, जो वर्ड्स उसके अंदर आ रहे हैं, कोई वो ऑडिट ऑफ एनपीओ से उठ के आ रहे हैं, कोई वर्ड जो है वो इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड से उठ के, डायरेक्टली नहीं वो चीजें टेस्ट हुई, लेकिन उन वर्ड्स का आपको पता होने से सिनेरियो की प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी। तो हुआ क्या कि इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर इस पार्टनर के थ्रू एक इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, एक शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब जब मैं यहां तक, तो अब पहले तो इस चीज तक पहुंचना था कि शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, so there are some important ethics scenarios that I have extracted from code of ethics। वो 28 सिनेरियोज हैं जो कि एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं। उसमें अब आपने कहां तक पहुंचना था, ये इंटरेस्टिंगली मेरी किताब का बाय चांस पहला सिनेरियो था जो टेस्ट हुआ पेपर में। फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स इन अ क्लाइंट, शेयर्स ऑफ अ क्लाइंट, या क्या हो इनडायरेक्टली। तो यहां पर वो इनडायरेक्टली वाली चीज ट्रिगर हो गई। तसल्ली से सुनिएगा। अच्छा, यहां तक मैं अभी लिखना सीख रहे हैं नहीं, सोचना सीख रहे हैं। तस्वीर बनाई बड़ी मुश्किल से, मैं उधर तक पहुंचा कि अच्छा ये वो पहला सिनेरियो है। जब मैं वहां तक पहुंच गया तो मुझे कौन सा थ्रेट पता लग गया कि इधर अराइज हो रहे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो यहां पर
जी, यहां पर मेरे पास कौन सा थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब मुझे ये भी आइडेंटिफाई करने कि ये इस थ्रेट की वजह से मेरे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ब्रीच होने का इम्कान है। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो मेरे लिए क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैं एक बायसनेस या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि मैं एक क्लाइंट पे शेयर्स हैं मेरे, मैं ऑडिट कमेटी में हूं, तो मैंने उस क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, मेरे पास उसके शेयर्स हैं, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ मैं ही उसका ऑडिट करूं। तो क्या मैं चाहूंगा, अब गौर से बात सुनिएगा, क्या मैं चाहूंगा कि पोल्का लिमिटेड का प्रॉफिट कम हो? क्यों? शेयर प्राइस तो मैं क्या करूं, शेयर प्राइस कम होगी तो वो एनपीओ की भी 3% इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो गया? डेंट हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या हुआ? मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तजाद के लिए याद रखिएगा, जिंदगी में दो चीजें हमेशा होती हैं। एक तरफ है एनपीओ, दूसरी तरफ है पोल्का लिमिटेड। पोल्का लिमिटेड का सही ऑडिट करता हूं तो एन, और जिसमें मिस स्टेटमेंट्स निकलती हैं तो एनपीओ का इंटरेस्ट डेंट होता है, एनपीओ का इंटरेस्ट बचाता हूं तो फिर पोल्का लिमिटेड में कबूतर की तरह आंखें बंद करनी पड़ेंगी, मुझे तो मटेरियल में स्टेटमेंट नजर ही नहीं आई। बात पहुंच रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिविटी तो मुझे क्लिक कर गई। और क्या हो सकता है? क्या इधर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का भी मसला है? क्या इधर कोई कॉम्पिटेंस या इंटेग्रिटी का भी मसला है? वो इश्यूज इधर नहीं है। अलबत्ता प्रोफेशनल बिहेवियर जरूर ट्रिगर होगा। अच्छा, मैं ये कैसे ट्रिगर करवाता हूं ये भी मैं आपको सोचना सिखा दूं। असल में समटाइम्स मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ, मुझे ज़हन में होता है ये तो मैं कई दफा बता चुका हूँ, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आप लोगों को तो नहीं कई दफा बता चुका, तो रेगुलर बैच में बता चुका हूँ ना। ये जो डेफिनेशंस हैं ना, लोग इनको बहुत हल्का लेते हैं कि इसको किसने देखना है, पढ़ना है। सारा ये डेफिनेशंस ही खजाना है। सारा आपको यहीं से चीजों का पता लगना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैंने ऑब्जेक्टिविटी के अंदर जो वर्ड आइडेंटिफाई किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायस, तो यहां से ही आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर पे मैं आया। मैंने कहा कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? रेलेवेंट लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई करे और कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो। तो ऐसा काम मैं करूं कि एनपीओ का इंटरेस्ट बचाने के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर ऑडिट ठीक ना करूं, तो क्या इससे प्रोफेशन की नेकनामी होगी? और जब भी मैं गलत ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा, जब भी मैं आइजाज की खिलाफ वर्जी करूंगा, अब जरा लिंकिंग चेक कीजिएगा, जब भी मैं आइजाज की खिलाफ वर्जी करूंगा तो आइजाज की खिलाफ वर्जी इज इक्वल टू कानून की खिलाफ वर्जी। कौन सा कानून? कंपनीज एक्ट 2017। क्योंकि मुझे किसने कहा था कि ऑडिट एज पर आइजाज करना? कंपनीज एक्ट ने। तो क्या मैं लॉज रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंट हुआ? क्या मेरी हरकत से प्रोफेशन का नाम बदनाम हुआ? तो मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर इस वजह से ट्रिगर हुआ। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अच्छा, हैविंग सेड दैट, तो हमने अब लिखना अभी तक
अब बहुत स्लो असल में हूं मैं, अभी तक मैं आपको लिखना नहीं सिखा सका, बट दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। आपने रिलैक्स करना है, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है आज आप, लेकिन सीख के जाएंगे कि हम सेफ गार्ड्स नहीं लिखेंगे, हम सही आंसर लिखेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हम थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, चलें एनालाइज में। हमने एनालाइज की तशरीह की थी ना, क्या तशरीह की थी कि एक तो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई से गुजारा नहीं होगा। तो अब हम दूसरी हरकत क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिनेरियो। तो मैंने जब इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने ये पकड़ा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, जरा फोकस कीजिएगा। तड़के की ऑडिट के पेपर में इंपॉर्टेंस कल से मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो एक और एग्जाम्पल मुलायजा फरमाए, यहां पर ये आपके थ्रेट्स हैं। हमने सेल्फ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या है, थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट will inappropriately influence a CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जजमेंट और बिहेवियर। अब बेसिक अभी भी सोचना सिखा रहा हूं, लिख नहीं रहे। जो मैंने एक्सप्लेन करना है ना, तो मुझे बेसिकली ये डेफिनेशन उठानी है और इसके साथ मर्जर कराना है सिनेरियो का। थ्रेट दैट अब मैं अगर लिख रहा होता इसको, अब थोड़ा थोड़ा लिखना सिखाने लगा हूं। थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट को वैसे अदर इंटरेस्ट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेपुटेशनल इंटरेस्ट। जो मैंने इस दफा का मॉक दी है, मॉक के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें प्रायर पीरियड एरर निकले। पिछली दफा भी आप ही ऑडिटर थे, इस दफा भी आप ही ऑडिटर हैं। पिछली दफा आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, इस मर्तबा आपने एरर पिक हो गए। तो इस केस में सारे लोगों ने सोचा होगा सिनेरियो पढ़ के कि ये रिपोर्टिंग का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी टेस्ट की है और उसमें मैंने एक पार्ट के अंदर पूछा कि इसके मुझे कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करके बताएं कि इसमें एथिकल थ्रेट्स क्या इन्वॉल्व हैं। और डिस्कशन से ये बात पता लगी है कि सर इसमें हम सेल्फ रिव्यू थ्रेट लिखेंगे, जो कि गलत है। इस सिचुएशन में जब आपका अपना ही, पिछली दफा आप ऑडिटर थे, इस दफा आपको गलती मिली है, तो यहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आएगा, यहां पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा। भाई सेल्फ इंटरेस्ट कहां से आ गया, इसलिए कि आपकी भी तो रेपुटेशन एट स्टेक है। क्या मतलब, पिछली दफा ऑडिट ठीक नहीं किया था, पिछली दफा क्यों अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, नहीं समझ आ रही। तो ये वो मैंने कहा फाइनेंशियल तो टेस्ट हो चुके हैं, तो इस दफा अदर इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं, तो वो अदर इंटरेस्ट है। अब यहां पर क्या है, अपनी रेपुटेशन बचानी है, तो दिस विल गिव राइज टू सेल्फ इंटरेस्ट रेट। अब जब मैं आंसर लिख रहा हूंगा पेपर में इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने क्या किया, दिस विल गिव राइज टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बिकॉज देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कौन सा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसको डिस्क्राइब करूंगा। वो फाइनेंशियल, अच्छा वो मैंने कौन सा खुद डिस्क्राइब करना है, सिनेरियो में से उठाना है कि एनपीओ जिसपे अजहर पार्टनर है, उसके 3% शेयर्स हैं पोटेंशियल ऑडिट क्लाइंट के अंदर। ये जो मैंने बात की है ना, ये इस डब्बे के अंदर फिट होगी। तो आपको एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है
जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट के या ऑडिटर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड वैसे रिप्लेस हो जाएगा ऑडिटर से, ऑडिटर का जजमेंट और बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्यों इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे, पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे एनपीओ का इंटरेस्ट क्या हो, डेंट हो। अच्छा, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपने आने कि इस थ्रेट की वजह से कौन से प्रिंसिपल्स ब्रीच हो रहे थे। ये लाइनें देख के मैच द कॉलम्स याद आया? कौन से प्रिंसिपल्स ब्रीच हो रहे थे? ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इस बात को भी प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन नो रॉकेट साइंस। वापस जाएंगे ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन पे, वहां पर कहेंगे कि ये इस वजह से है क्योंकि बायस अराइज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। क्यों अराइज होगा? इस वजह से अराइज होगा कि पोलका, अगर पोलका लिमिटेड का में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट निकलती है जिससे प्रॉफिट घटता है, तो इसके नतीजे में जो एनपीओ है उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर एक नेगेटिव असर आएगा, जिसमें फर्म का पार्टनर एक ट्रस्टी है। तो इस वजह से तो बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों अराइज। ये मत मुझे पेपर के बाद आके बताइएगा कि सर हम सारी डेफिनेशंस लिखाए हैं। आपने खुद ही तो कहा था, खुद डेफिनेशंस पे लेके गए थे और आप कह रहे हैं नहीं सही। क्या मैंने सिर्फ इतनी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बात फिर आधी कोट होगी। मैंने साथ आगे लाल पेन से भी कुछ बातें लिखी हैं कि आप इस बात को प्रूव, मैंने आपको डिस्कशन में पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव की है। कल एक बात मैंने की थी कि ऑडिट के पेपर का एक मोटा गुर याद रखिएगा, जो बातें लिख रही हैं उसको जस्टिफाई करके आना है पेपर के अंदर। तो ये आप वही जस्टिफाई कर रही हैं। अगला आप गए, प्रोफेशनल बिहेवियर था अगला। तो उधर फिर से अब आप जस्टिफाई करके आए कि भाई अगर आप गलत ऑडिट रिपोर्ट उधर इशू करते हैं, मटेरियल में स्टेटमेंट हाईलाइट नहीं करते, तो ये कंपनीज एक्ट कानून की खिलाफ वर्जी है। और इससे पोलका लिमिटेड के जो 97% शेयर होल्डर्स हैं, बाकी शेयर, उनका अफेक्ट तो इंटरेस्ट होगा। तो आपने क्योंकि प्रॉपरली उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आपने क्या किया? आपने एक ऐसा एक्ट किया विच हैज डिस्क्रेडिटेड द प्रोफेशन। थोड़ी सी बात समझ में आई है कि वो 8 मार्क्स उसने कैसे बनाए हैं। कि वो आपको, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, वो कह रहे थ्रेट की निशानदही करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की निशानदही करें, और फिर थ्रेट को भी जस्टिफाई करें और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी जस्टिफाई। अब हौसला हो गया कि नहीं नहीं, 8 बहुत कुछ है लिखने वाला। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास इस सवाल में जो खत्म हो गया सवाल, बी पार्ट रहते वैल्यू। तो इसलिए सबक क्या हमने सीखा? ऐसे कर देने, 1-2 मार्क कर देना कि अभी मेरा पूरा सवाल हल नहीं, क्योंकि अब आपके पास आपको पता लग गया है कि भाई एक्चुअल मवाद जो वो एक्सपेक्ट करनी है वो क्या है। तो नाउ यू हैव अ लॉट टू राइट। इसके बाद अब आपके पास क्या है? इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड्स। द गुड पार्ट इज कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड जो है वो एम्पली कवर्ड है। ये वाला जो कॉलम है ना, इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड्स के पॉइंट्स मेंशन्ड है। मसलन फैक्टर्स टू कंसिडर, रोल ऑफ इंटरेस्ट होल्डर। इंटरेस्ट होल्डर मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्डर।
उसका रोल, अजहर का रोल क्या है, और उधर क्या रोल ऑफ द इंटरेस्ट होल्डर विद रिस्पेक्ट टू एनपीओ। वो तो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी है उधर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बेसिकली उधर। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल, आप लोग तो माशाल्लाह कंपनी लॉ पढ़ते हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट ना हो, डायरेक्टर का रोल क्या होता है? कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लाता है ताकि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो कंपनी के अंदर, कंपनी अच्छे तरीके से चलाई जाए। तो ऐसा बंदा तो एक अच्छी इंटेग्रिटी का बंदा होगा। तो यहां पर जो उसका रोल है वो नेगेटिव रोल या नेगेटिव एक्ट करने में एक्चुअली रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कंपनी को एक अगर इन्वेस्ट जो ऑडिट कमेटी होती है ना उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, असल में इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ये थी कि अब कंपनी लॉ भी पता हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल भी पता हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो डे टू डे मैनेजमेंट या अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व होता, वो तो एक चेक एंड बैलेंस का काम रख रहे। तो जो चेक एंड बैलेंस का काम रखने वाला बंदा है वो मैल प्रैक्टिसेस में उसके इन्वॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम है। उसका रोल अगर होता ना कि वो खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता, फिर वो ज्यादा कॉशियस होता कि भाई मैंने ही तो सजेस्ट किया था इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो तो एक चेक एंड बैलेंस के लिए तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज जो इंटरेस्ट है, क्या उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी से मेरे अपने शेयर्स हो वर्सेस एनपीओ के शेयर्स हैं, दोनों में मेरा जो लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट है वो फर्क होगी। आपने सुना है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। मटीरियलिटी, इंटरेस्ट की मटीरियल, शेयर्स हैं कितने परसेंट? 3%। सो दिस मे नॉट बी टू मटीरियल। अब आपने ये नहीं करना कि खाली ये पॉइंट्स चिपकाएं कि भाई मैंने आपको बता दिया है फैक्टर्स टू कंसिडर, आप लिखे रोल ऑफ इंटरेस्ट होल्डर, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट है, और मटीरियलिटी में के 3% शेयर्स हैं। आपने हर इन 3 फैक्टर्स के ऊपर ब्रीफ कमेंट्री करनी है ये जस्टिफाई करने के लिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट क्यों लो है। नहीं समझ आ रही? तो आपके पास नाउ there is no excuse for you to underperform on this question because you know the format. अब आपको फॉर्मेट के ऊपर आई सपोज एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। अच्छा, अब लिखना चाहेंगे आप सेफ गार्ड्स? क्योंकि देखिए आप लिखना चाहें भी तो आप नहीं लिख सकेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होना। सो आई होप कि आपको अगर मैं इस पूरी टेक्निक को रीकैप कर दूं क्विकली, तो इसका रीकैप क्या है कि जो मैंने सिचुएशन को एनालाइज करना था। अच्छा, इसकी जगह ये इस तरह का भी सिनेरियो बना सकता है, एनालाइज की जगह वो कहे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, डिस्कस, जो भी वर्ड है। जो फॉर्मेट है ना आंसर का वो यही है कि आपने थ्रेट्स, तो सबसे पहले मेरे सोचने का क्या तरीका होगा कि ये जो सिनेरियो है ये किस थ्रेट को ट्रिगर कर रहे हैं। अभी तक आए कैप जितने भी सिनेरियोज कैफेट लेवल पे टेस्ट किया है वो इन्हीं 28 सिनेरियोज में से, मतलब दीज आर द ओनली 28 सिनेरियोज जो कोड ऑफ एथिक्स में गिवन है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में एक और ये भी बात लिखी हुई है कि ऐसा हो, हम दुनिया के तमाम सिचुएशंस को नहीं कवर कर सकते। और जब कोड ऑफ एथिक्स ने ऐसी बात लिख दी तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट आई कैप, दे हैव definitely got great brains working on the paper, तो they can come up with a situation जो कि कोड ऑफ एथिक्स में ना कवर्ड हो। तो उस केस में भी देखिए आपको ये जो डेफिनेशंस हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है थ्रेट्स का और प्रिंसिपल्स का, ये हेल्प करेगा। और आपने, और अगर अगर वो उन्हीं सिनेरियोज में से आ जाता है फिर तो कोई मसला नहीं है। आपने वो थ्रेट्स आइडेंटिफाई किया, मतलब कि कौन सा थ्रेट है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया इन द लाइट ऑफ देयर डेफिनेशंस विद अ तड़का फ्रॉम द सिनेरियो।
और फिर जब आपने सिग्निफिकेंस को इवेल्युएट करना है तो वो फैक्टर्स लिए, लेकिन उसको भी सिनेरियो से कनेक्ट करके कंक्लूड करना है कि ये सिग्निफिकेंस हाई है या लो है और उसका लॉजिक क्या है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमें टेक्निक समझ में आ गई है। लेट्स अप्लाई दिस, रिपीट दिस टू पार्ट बी। पार्ट बी क्या है जी? पार्ट बी है उस्मान सर्विंग एज द हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज at Iqbal and Company. Chartered accountants recently proposed that the firm may consider accepting an audit engagement for an e-commerce store. This store is operated by Usman's wife, who holds the position of CEO. अब जल्दी से लिखना शुरू कर दें? क्यों? पहले सोच लेते हैं। जैसे है ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो वैसे पहले सोचो फिर लिखो। उस्मान ऑडिट टीम का मेंबर है? नहीं, नहीं, उस्मान ऑडिट टीम का मेंबर ही नहीं है। उस्मान इज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है क्लाइंट के, फर्म के। ये सारी बातें समझनी है पेपर के अंदर। ये मैं जो गलत चीजें भी आपको बता रहा हूं ना, ये गलतियां फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कि क्लाइंट का नहीं, वो फर्म में, ये ऑडिट फर्म है, इसमें एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, उस्मान की जो वाइफ है वो किसी ई कॉमर्स स्टोर की सीईओ है, और उसका ऑडिट फर्म के पास आए हैं। तो देन अगेन ये 28 सिनेरियोज हैं। मैं अगर इधर से ट्रैक करता जाऊं, ये आप लोगों ने आई एम श्योर अपनी रिस्पेक्टिव, आपने इससे इंटिमिडेट नहीं होना जो मैं स्क्रीन पे अपनी किताब के एक्सट्रैक्ट्स दिखा रहा हूं। आपने अपने रिस्पेक्टिव किताबों में कहीं ना कहीं ये चीजें इंशाल्लाह ताला कवर की होंगे। अगर नहीं कवर की तो फिर ऑफ कोर्स कर लें। यहां पर आपको ये देखें, देखिए मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं स्ट्रेट अवे आपको आंसर बता देता। किताब पे जाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज व्हाट इज मिसिंग विद स्टूडेंट्स, कि वो जब पेपर में बैठ रहे हैं तो वो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बैंक है उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपका सोचने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट डजंट मीन्स कि इसके बाहर से सिनेरियो नहीं आ सकता, लेकिन अगर सिनेरियो इसके अंदर से ही है, और अभी तक हमने जितने भी सवाल कर चुके हैं सिनेरियोज मोर और लेस आपकी स्टडी टेक्स्ट में से, किताब में से हैं, तो मतलब उसको आपने बिल्कुल डिसरिगार्ड या इग्नोर नहीं करना। दिस इज द की मैसेज। तो यहां पर क्या फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप्स आ रही हैं? ये सिचुएशन तो यही है, सोच रहा हूं अभी। तो जब मैं, अगर मैं यहां तक पहुंच गया तो मुझे क्या पता लग गया? मुझे ये पता लग गया कि इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको फ्रॉम योर स्टडीज पता होगा कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक थ्रेट ट्रिगर हो रहा है, लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें मल्टीपल थ्रेट्स ट्रिगर हो रहे हैं। तो हमें दोनों को बेसिकली कवर करना है। तो इसके अंदर 3 थ्रेट्स ट्रिगर हो रहे हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन एंड फेमिलियरिटी थ्रेट। और फिर हमने इसको, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम अगेन वही जो डेफिनेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स ट्रिगर या ब्रीच हो सकते हैं आपकी? अगेन यहां पर क्या ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो सकती है टीम की?
टीम की ऑब्जेक्टिविटी क्यों इम्पेयर होगी? वो तो बंदा टीम का मेंबर ही नहीं है। एचआर वाला है तो एचआर वालों से तो बना के रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब ई कॉमर्स स्टोर पर ऑडिट करने जाएं तो याद रखिएगा कि कल को बोनस एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू ही रूट होने हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह वहां से फाइनलाइज होने हैं। सो यू बेटर बी केयरफुल। ये मैं क्या करने लगा? ये कैसी कैसी बातें मैं कर रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। मेरा सेल्फ टीम, मेरी टीम का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपकी भलाई इसी में है कि क्लीन ओपिनियन इशू हो, वरना ईयर एंड दूर नहीं है जब अप्रेजल होगा। जैसे ही ये बात मेरे कान में पड़ी, हो सकता है एचआर मैनेजर बोले नहीं, लेकिन उसके दिल में हो और आपने उसका दिल पढ़ लिया, जो कि आप बाआसानी पढ़ लेंगे। तो आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना कौन से वाला इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको ये कह रहे कि भाई इधर ज्यादा मसले नहीं निकालने, वरना कल को मेरे लिए मसला हो जाएगा जब बोनस कम मिलेगा, जब इंक्रीमेंट कम मिलेगा। नहीं समझ आ रही? इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सारी बातें। वोंट आई फील प्रेशराइज्ड? एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ना, तो वो प्रेशर फिर ऑडिट में ट्रांसलेट होगा। अब ये एक प्रेशर होता है टाइम कम में, लेकिन ये प्रेशर है कि अपना नुकसान होने का एहतमाल है। फिर क्या? फेमिलियरिटी थ्रेट, जान पहचान भी तो है ना, जिसको हम कहते हैं ना मुंह मुलायजा, बाद में भी तो मत्थे लगने। कैफेट के स्टूडेंट्स का मकसद कह रहे होते हैं कि कैफेट आखिरी स्टेज नहीं है, इंशाल्लाह सीफैप 6 में भी मत्थे लगने। सो वो जो जान पहचान जब होती है, फेमिलियरिटी आती है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लूज कर जाते हैं, और दूसरा आपके रवैये में एक हमदर्दी का अंसर उजागर हो जाते हैं। ठीक है, उर्दू ज्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश से उर्दू पे आता हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं उर्दू ज्यादा हो गई है। फिर मैं उर्दू से इंग्लिश पे जाता हूँ तो वो कहते हैं इंग्लिश हो गई है। बट आई थिंक मुनासिब हो गया। आई लर्न माई लेसन। बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि भाई थ्रेट्स ये आइडेंटिफाई हो गए। अच्छा, अब ये थ्रेट्स आइडेंटिफाई हुए, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? सिग्निफिकेंस का। तो सिग्निफिकेंस में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट पर्सनल, और टीम मेंबर रोल एंड एबिलिटी टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट मैटर सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर वो टीम मेंबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टीम मेंबर्स की फाइनेंशियल पर्क्स या बेनिफिट्स की डिटर्मिनेशन में उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है, तो दिस वेरी फैक्टर इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है? तो अगर आप इसको अगेन यहां पर जाएंगे, जो आपके सिनेरियोज हैं जो थ्रेट के, तो आप जब इन वर्ड्स को देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप इस इन डेफिनेशंस को माइंड में रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राफ्टिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, एंड देन यू विल स्टार्ट लिंकिंग देम विद द सिनेरियो। आपको खुद लीड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, थ्रेड दैट लॉन्ग, अब यहां पर लॉन्ग का नहीं मसला, यहां पर क्लोज का मसला हो सकता है। क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट विल, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं रेलेवेंट होता ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चार्ट अकाउंटेंट्स इन बिजनेस के लिए। विद क्लाइंट विल मेक चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सिंपथेटिक ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, और टू कौन सा इंटरेस्ट? क्लोज रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ कैसे हुआ? बाय वर्च्यू ऑफ उस्मान्स वाइफ बीइंग द सीईओ। तो इसकी वजह से आप
सिंपथेटिक का मतलब क्या होता है? हमदर्दी। तो जो हमदर्दाना रवैया आपके अंदर डेवलप होगा, ये बेसिकली क्यों डेवलप हुआ? आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप उनके काम, टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क मींस उनके, ऑडिटर का तो काम था कीड़े निकालना। स्केप्टिकल, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, बीइंग अलर्ट, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिकली अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर के इफ नॉट से 14 आउट ऑफ 14, बट विद दिस अप्रोच आई एम वेरी होपफुल कि आप कहीं ना कहीं 9-10 मार्क्स पर लैंड कर जाएंगे, विच इज, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ये मैथ्स का पेपर है, पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा स्कोर, इसमें डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कुछ कंफ्यूजन्स जो स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास टाइम एंड अगेन आती रही, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा रोशनी डाल दूं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता लगे जो मुझे स्टूडेंट्स से ही पता लगे, आई डोंट नो स्टूडेंट्स को कहाँ से पता लगे, लेकिन एक सवाल ये आया कि अगर आउट गोइंग ऑडिटर से क्लाइंट मना कर दे कम्युनिकेट करने से, तो आपने वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। हो सकता है वो 20-50 साल पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता हो, लेकिन मेरे ख्याल में हमने तो आज का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है। आज के कोड ऑफ एथिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड की लैंग्वेज क्या है? वो कहते हैं कि अगर परमिशन नहीं ग्रांट हुई तो आपने डिस्क्लोज करना है कि परमिशन ग्रांट नहीं हुई टू द इनकमिंग ऑडिटर। और इसका इफ प्रपोज्ड अकाउंट मतलब जो इनकमिंग ऑडिटर है, shall carefully consider such refusal for the purpose of acceptance decision। ये कहां से मतलब निकाल लिया गया कि वो क्लाइंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी थी, आई एम रिपीटिंग, कि जी अगर इनकमिंग ऑडिटर को इजाजत जो आउटगोइंग ऑडिटर है उसको कम्युनिकेट करने की इजाजत नहीं दी गई क्लाइंट की तरफ से, तो आपने वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। हो सकता है 50 साल पहले ऐसा कुछ होता हो, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई कानून नहीं है। और ये मामला मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रेपिटेटिवली ये मेरे पास एक पॉइंट आया, और आपको ये चीज मैं यहां से भी थोड़ा सा समझा दूं कि देखने में तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, चलें कोई बात नहीं, हम गलत कर आएंगे। लेकिन पेपर एक तो 48 पे भी फेल होता है, और सेकेंडली क्या आई कैप भी इस मामले में उतना ही सेंटी है जितना कि मैं, तो यकीनन आई कैप भी उतना ही सेंटी है। ये इस टाइम स्क्रीन पे आपके पास ऑटम 2022 के आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स दिख रहे हैं। इस एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर वो क्या कह रहे हैं? एग्जामिनीज जनरली डिड नॉट मेंशन द फॉलोइंग, और उसमें वो क्या कह रहे हैं? इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट द प्रपोज अकाउंटेंट शैल टेक अदर रीजनेबल स्टेप्स टू obtain इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पॉसिबल थ्रेट्स। ये वाला तो खैर दूसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं। टेक अदर रीजनेबल स्टेप्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। लेकिन जो पॉइंट जिस पे हम फोकस कर रहे थे वो ये दूसरा पॉइंट है। इफ द क्लाइंट फेल्स और रिफ्यूजेस टू ग्रांट द आउटगोइंग ऑडिटर परमिशन टू डिस्कस द क्लाइंट्स अफेयर्स, कंसिडर सच फेलियर व्हेन डिटरमिनिंग वेदर टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। मतलब इसका मतलब है उसके जब कंसिडरेशन का चांस दे दिया ना, तो मतलब हाँ या ना का फैसला ऑडिटर ने अपनी जजमेंट पे करना है, मतलब कोई मुमानियत नहीं। अच्छा, एक ये कंफ्यूजन थी। दूसरी फिर एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आई, उसका लिंक कंपनी लॉ से भी है, कंपनीज एक्ट 2017 से, तो लगे हाथों वो भी क्लियर मैं करता जाऊं।
एक आपने सुना होगा कि जी रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी होती है रिटायरिंग ऑडिटर ने, अगर वो रीअपॉइंट ना हो रहा हो। फाइल करनी होती है गलत होगा, उसके पास राइट होता है टू फाइल, कोई लाजमी नहीं है। अच्छा, उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया कि जी आपकी बुक में एक रिक्वायरमेंट मिसिंग है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो, मैं किस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं पहले अगर क्लियर कर दूं। राइट्स ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर व्हेन नॉट बीइंग रीअपॉइंटेड मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसका एक लिंक उसने कोड ऑफ एथिक्स से बना के मेरे साथ शेयर किया कि जी ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी एक कॉपी आई कैप के पास भी फाइल होनी होती है। क्या आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट यही है इस बारे में? हाँ, आई एम सॉरी, इफ मेड तो, हाँ इफ मेड, बिल्कुल बिल्कुल, इफ मेड तो ये कॉपी आई कैप के पास भी फाइल करनी होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि हो सकता है मुझे ना पता हो। मैंने आई कैप को फोन करके पूछा, वो कहते नहीं हमें भी नहीं पता, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है। लेकिन मुझे तो आपको फिर पता है तजस्सुस हो गया। मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, तो पता लगा कि 20, वो मिल गई है, बुक में लिखा हुआ है। किस बुक में? आई क्या आपकी बुक में? नाम नहीं लेना प्लीज, नाम नहीं लेना। किसी किताब में लिखा हुआ है, मे भी शायद उस बच्चे ने भी किसी किताब से। अच्छा, मैंने आई कैप को कंसल्ट किया बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ना पता हो, वी आर ऑल इन द लर्निंग फेज। मैंने आई कैप को कंसल्ट किया इस मामले पे, तो आई कैप ने कहा नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं फाइल होती, हमें भी नहीं पता। फिर मैंने थोड़ी इस पे रिसर्च की तो पता लगा 20 साल पहले ऐसी एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी जो खत्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में हमने तो आंसर करना है कोड ऑफ एथिक्स 2019 के हिसाब से। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि आपने रेलेवेंट आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि आई कैप वुड नॉट लाइक दिस। आप उसको ऐसा बता रहे हैं कि उसके भी छक्के छूट जाएं कि ये हमारे पास एक चीज फाइल होनी है और हमें पता ही नहीं है। होती थी ये रिक्वायरमेंट, लेकिन 20 साल पहले ना, अब अगर नहीं है तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, भाई मैं, एक रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो मैं क्यों उसको किताब में ऐड करूंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर एक और कंफ्यूजन कंपनीज एक्ट के हवाले से, बड़ी पॉपुलर कंफ्यूजन, कि जी अगर फर्स्ट ऑडिटर जो है वो 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अपॉइंट नहीं हुआ तो एसईसीपी में अपॉइंट द ऑडिटर। ये भी कॉन्सेप्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जमाने का है। कंपनीज एक्ट 2017 के बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जो सही कॉन्सेप्ट है वो इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस, SECP own motion or on an application by company or its members डायरेक्शन देगा कंपनी को to make good the default in the time specified in the order, and if the company fails to report compliance within the specified period, फिर may नहीं है, फिर SECP shall appoint auditor of the company who shall retire on the conclusion of next AGM। तो आपने जरूर इन चीजों का ख्याल रखना है। यकीन ना आए मुझ पर तो ऑटम 2021 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए नोट कर लें, हो सकता है गलत बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस की मार दे रहा हूं, लिख लें सीरियसली।
ऑटम 2021 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए आई कैप का सजेस्टेड सोल्यूशन इस पे देख लीजिएगा कि वो क्या है। और आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन के अलावा जो बेयर एक्ट है, जो कानून है, हमने तो कानून को फॉलो करना है ना, और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये चीजें प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो। इस आंसर को लिखते हुए बहुत मर्तबा बच्चे क्या लिखते हैं, शॉर्ट करना था ना, हु शैल रिटायर ऑन द नेक्स्ट एजीएम, कंक्लूजन का वर्ड खा जाएंगे। चले बुक तो शॉर्ट हो गई ना, लेकिन कंक्लूजन के वर्ड की एक बड़ी हिकमत है। क्योंकि अगर कंक्लूजन का वर्ड जरा उड़ा दें तो फिर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि ऑडिटर की टर्म एजीएम के स्टार्ट पे ही खत्म हो गई, दरमियान में कहीं खत्म हुई, या एंड पे खत्म हुई। तो कानून बनाने वालों ने जो वर्ड्स हैं वो कुछ सोच समझ कर इंक्लूड किए हैं। तो आपने अपनी तरफ से कि उनके सिनोनिम्स हम ढूंढ लेते हैं और उनके जो है वो कुछ वर्ड्स को हम अपनी जजमेंट की बेसिस पे उड़ा देते हैं, ये काम आपने कम से कम लॉ वाले एरियाज में आपने ये हरकत नहीं करनी। ठीक हो की बात। चलें देखें, इससे कंपनीज एक्ट के भी कुछ पॉइंट्स रिवाइज हो गए। आई एम सॉरी। हाँ अच्छा, एक और सर ने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिटेंशन पीरियड 5 साल नहीं है, 6 साल है। ये चीज आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। आई कैप ने एक डायरेक्टिव इशू किया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में सवाल आता है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और वो आपसे पूछते हैं कि जी रिटेंशन पीरियड बताएं, तो आप रिटेंशन पीरियड किस तरीके से बताएंगे कि पहली तो बात है कि ये डिसीजन ऑडिटर का है। आयजा 230 ने मिनिमम पीरियड 5 इयर्स का कहा है, लेकिन लोकल रिक्वायरमेंट के तहत ये 6 इयर्स। और अच्छा, खाली जो बच्चा लेके आएगा ना 5 इयर्स या 6 इयर्स, उसको नहीं मार्क्स मिलेंगे। ये 6 इयर्स नापने कहां से हैं, ईयर एंड से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। हाँ शाब, क्या बात करें, जबरदस्त कर दिया। सर का सवाल है कि कंपनीज एक्ट 2017 में तो 10 साल की रिक्वायरमेंट है, सर किधर घुमा रहे हैं। कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है ना, वो किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर। जो कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के ऊपर है। फर्म चाहे तो 100 साल रखे, क्योंकि पहली लाइन ही क्या है, द ऑडिटर नीड्स टू डिसाइड हाउ लॉन्ग टू कीप। हम तो बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की। बहुत बच्चे कंफ्यूज इस चीज से होते हैं कि नहीं जी, कंपनी लॉ में तो 10 साल की रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हवाले से वो रिक्वायरमेंट है। दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट इज वन थिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर। So I hope I'm abundantly clear on this aspect. चलें अच्छा, the questions are so helpful, इससे काफी सारी confusions जो हैं वो दूर हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जी हम मूव करते हैं ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे देयर आर 2 टाइप्स